मैं नासिर हुसैन आप सबका एनएच एकेडमी में तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों आज हम लोग जो पढ़ेंगे यहाँ पर, जैसे कि आप लोग बोर्ड पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं कि ये फिजिक्स डिस्कशन ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, जो कि बीपीएससी के पिछले कई सालों में देखिए मेरे पास जो है ये रहा घटना चक्र। ये घटना चक्र के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे यहाँ पर कि जितने भी फिजिक्स से फिलहाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि साइंस का एज यू ऑल नो दैट कि इसके 3 सेक्शंस है। इनमें से हम लोग पहला जो सेक्शन है वो हम लोग इसको फिजिक्स को लेंगे और इन्हीं से हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले जो मैं है वो मैंने जो है इससे पहले मैंने साइंस के रिगार्डिंग जो मेरा पहला वीडियो था वो था इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो सेक्शन, जो टॉपिक्स थे साइंस में जो पूछे गए थे, मैंने आकलन, मैंने एनालिसिस किया था। उस हिसाब से मैं सबसे पहले मैं साइंस का मैं शुरू करने वाला था कि मैं साइंस का लगातार मैं वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहूं। लेकिन इसमें जो साइंस में कुछ वेरिएशंस थे, यहाँ पे कोई चीज एक प्रॉपरली किसी भी एक टॉपिक से जो प्रॉपर जो है उसमें से हमें नहीं देखने को मिल रहा था। तो मैं सबसे पहले मैंने ये आपके लिए मैंने आसान करने के लिए मैंने ये सोचा कि पहले आपको एग्जामिन करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू एग्जामिन व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्किंग बाय द बीपीएससी। कई सालों में किस तरह के जो क्वेश्चंस का जो लेवल है वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो हम लोग लेकर के आते रहेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर को हम लोग देख लेंगे। तो इसमें अहम क्या है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, कुछ लोग साइंस बैकग्राउंड से वो है, जो नहीं है तो उसके लिए थोड़ा सा अपनी ग्रिप या फिर कॉन्सेप्ट को पकड़ना, साइंस को कैच करना थोड़ा सा उसके लिए मुश्किल हो जाता है। उन सारे सबके मद्देनजर रखते हुए जो साइंस जानते हैं उसके लिए भी और जो साइंस नहीं जानते हैं उसके लिए भी मैंने ये बेस्ट और इजिएस्ट वे, आसान तरीका मैं निकाला हूं। और इसमें यह है कि मैं ये सिर्फ मैं इंग्लिश में लाता रहूंगा, क्योंकि जो हिंदी वाले जो बच्चे हैं उसके लिए मैं बोल दिया करूंगा, अदरवाइज वो चाहे आसानी से वो भी इस चीजों को समझ सकते हैं। सो गाइस अब लोग हम लोग यहाँ से साइंस का 3 सेक्शंस में से फर्स्ट सेक्शन जो फिजिक्स है आज हम लोग यहाँ से लेके चलेंगे, बल्कि हम इसको पढ़ेंगे नहीं बल्कि प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर को हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। जब हमारा फिजिक्स खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर मैं साइंस का भी टॉपिक वाइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं पहला वाला वीडियो जो मैं बना चुका हूँ साइंस का, उसको आप लोग देख लेंगे। हम उसी के हिसाब से चलेंगे ताकि कि कम समय में आपका बेहतर से प्रिपेयर हो सके। साइंस से सवाल नहीं छूटना चाहिए क्योंकि साइंस उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपकी हिस्ट्री है। आप समझ सकते हैं क्योंकि ये लगभग 27 से 30 नंबर का पूछा जाता है, तो ऑन एवरेज जो आपका जो फिजिक्स है वो कम से कम 9 से 10 सवाल तो पूछे ही जाते हैं। चलिए दोस्तों ये हमारा पहला वीडियो है प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स का डिस्कशन का। सो गाइस आप हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, देखिए जितने भी क्वेश्चंस में यहाँ पर मैं लिखूंगा, जो मैं आपको बताऊंगा सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर है। कहीं पर भी मैं नहीं लिखूंगा कि कौन कौन साल में पूछा गया, लेकिन ये हम लोग रिसेंटली वाले सबसे पहले हम लोग लेके चलेंगे। अब देख लेते हैं सबसे पहले इसमें क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ का ये रहेगा, जरा हम इस पे गौर फरमाते हैं। द वैल्यू ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट स्केल इज, उसमें से क्या 104 डिग्री, 100 डिग्री, 102 डिग्री या फिर 75 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ये यहाँ पर ये कह रहा है कि जो 40 डिग्री सेल्सियस जो है वो आपको फ़ारेनहाइट में बताना है, आपको एफ में बताना है। चलिए देखिए इसके लिए एक आसान सा फॉर्मूला ये है कि इस फॉर्मूला का आपको लिखना पड़ेगा। देखिए फ़ारेनहाइट बराबर सिंपल सा फॉर्मूला होता है 9/5 C + 32। ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा। हमें क्या है, हमें फ़ारेनहाइट में निकालना है, ना कि सेल्सियस में निकालना है। C बराबर भी फॉर्मूला हो सकता है, याद रखिएगा। यहाँ पर रिवर्स क्या पूछा जाएगा, यहाँ इसके हिसाब से जो फ़ारेनहाइट में जो पूछा गया है उसमें हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो 9/5 में है, C बोले तो यहाँ पर हमारा डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है इंटू 40 प्लस में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 32 या फिर 32 को हम लोग जोड़ लेते हैं। जरा हम देख लेते हैं इसको मैं काट जूदू कितने बार, 8 बार से करेगा और साथ ही क्या 8×72 72 हो जाता है। और साथ में हम लोग यहाँ पे 32 को कर लेंगे तो वो हमारा कितना होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पर 0 1 0
104 मतलब 104 फ़ारेनहाइट। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही रहेगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर आपसे रिवर्स ये भी पूछा जाएगा कि हमें यहाँ पे 40 डिग्री की जगह अगर हमें एफ डाल देता, फ़ारेनहाइट डाल देता, तो हमें डिग्री सेल्सियस में पूछा जाता, तो भी यहाँ पे फॉर्मूला होता। तो हम लोग यहाँ सी की वैल्यू, हम एफ की वैल्यू तो दिया हुआ रहता, हमें अगर एफ की वैल्यू अगर हमसे पूछा जाएगा तो सी की वैल्यू गिवन रहेगा। अगर हमें सी की वैल्यू अगर पूछे तो हमें एफ की वैल्यू गिवन रहेगा। सिंपल सा मैथमेटिक्स का ये रूल है। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है 1 माइक्रोन इज इक्वल्स टू, कहता है कि 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है? तो याद रखिएगा आप कि 1 माइक्रोन जो होता है वो बराबर होता है आपका कितना? 10 का पावर -3 mm, बोले तो मिलीमीटर से बराबर होता है। जब हम इनको यहां से लिखेंगे, ये माइनस का पावर है, तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में 10 पे कितने पावर है? 3 पावर है। तो 10 हम ना लिख करके हम 1 लिखेंगे और हम लोग 3 क्या करेंगे? नीचे लिख देंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर एग्जांपल के तौर पर अगर मैं ले लूं कि अगर हमसे अगर 10 का पावर -4 है तो हम लोग उसको यूज फॉर्म में भी लिखना पड़ेगा। हमें सिर्फ फॉर्म को क्या करना है? चेंज करना है। यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अरे ना बस समझ में। तो अगर हमें लिखना है तो 1 बाय कितना हो जाएगा? 4 बार 0 हो जाएगा। ये हमारा क्या राइट आंसर रहेगा। सो हमें किसका 1 माइक्रोन बराबर 10 के पावर -3 है। तो मतलब जब हम इसको इस फॉर्म में लाएंगे तो 1 अपॉन में क्या रहेगा? 1000 रहेगा। मतलब 1 अपॉन में 1000 रहेगा। देखना है कि 1 अपॉन में से 1000 कौन सा है? 1 अपॉन 10 है mm, इससे नहीं होगा। आपका 1 अपॉन 100 है, यहां पर भी नहीं होगा। सो 1 अपॉन क्या है यहाँ पर? कितना आपका पास 3 है, मतलब क्या 1 अपॉन में 1000 मतलब 1/1000 mm है। ये आपका आंसर सी इज द राइट आंसर। इसमें क्या सी को कर लीजिएगा। हाँ, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप नोट डाउन करें तो करें कैसे? याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन आपको लिख लेना है आपका आसान तरीका में। अगर हो के कहीं क्वेश्चन, हालांकि यहाँ पे शॉर्ट में है, अगर लॉन्ग में रहेगा तो आपको आसान अपनी भाषा में लिखना है। आपको सारे ऑप्शंस को नहीं लिखना है, इनमें जो सही है आपको सिर्फ वैसे ही लिखना है। सो अगर मैं 2 की मैं बात कर रहा हूं, मैं मात्र एग्जांपल की तरह अगर आपको सेकंड को नोट करना है, 1 माइक्रोन इज इक्वल्स टू के आप साथ में इक्वल में बराबर करके आपको क्या लिख देना है? बराबर में 1 अपॉन में 1000 mm आपको सिंपली क्या लिख लेना है। इससे क्या होगा? सारे ऑप्शंस आपको नहीं लिखना है। इससे एक आसान, एक बेस्ट नोट्स आपके लिए प्रिपेयर होता रहेगा। यूज समझ लीजिएगा आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो फिजिक्स का। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन को अगर हम देखें द टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज यूज टू, कहता है जो कि क्रोमेटोग्राफी का जो टेक्निक का हम लोग यूज किस लिए करते हैं? ऑप्शन ए, टू आइडेंटिफाई कलर्ड सब्सटेंस। क्या हम लोग जो कलर्ड जो सब्सटेंस जो चीजें हैं, क्या उसको हम रंग को पता करने के लिए करते हैं? ऑप्शन बी, डिटर्मिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस। हमें किसी भी सब्सटेंस का स्ट्रक्चर या फिर उसका ढांचा को पता करने के लिए क्या हम क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन सी, इन द इफेक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कलर्ड सब्सटेंस। क्या हम कलर सब्सटेंस के डिस्टिलेशन के असर को या फिर उसके इफेक्टिव को पता करने के लिए क्या हम यूज करते हैं? डी, सेपरेटिंग सब्सटेंसेस फ्रॉम मिक्सचर। क्या हम लोग सब्सटेंस को चीजों में से क्या अलग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? तो इसका ऑप्शन आपका रहेगा डी इज द राइट आंसर। आपको क्वेश्चन लिखना है और डी लिखना है, सेपरेटिंग सब्सटेंसेस फ्रॉम मिक्सचर या फिर सॉल्यूशन। जैसे अगर मैं एग्जांपल, अगर मैं इसको ना आप जरूर नोट डाउन कर ले, है ना। तो अगर मैं एग्जांपल ले लूं कि मैं मान लेता हूं एस फॉर शुगर, है ना, W फॉर वाटर। जब हम करेंगे क्या बनेगा? सिंपल हमारा शरबत बनेगा। शरबत बनेगा, क्या बनेगा? शरबत बनेगा आपका। शरबत जब भी बनेगा तो हमें शरबत में से अगर हमें क्या करना पड़ेगा? पानी अलग करना पड़ेगा या फिर हमें सॉल्ट अलग करना पड़ेगा। तो हम इन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे? क्रोमेटोग्राफी। शरबत अपने आप में एक सॉल्यूशन है, एक मिक्सचर है। शरबत में आपका पानी रहेगा, वाटर रहेगा और शुगर रहेगा। अब जब हम शरबत में से जब पानी या फिर हम लोग चीनी को जब हम अलग करेंगे तो वो हमारा कौन सा टेक्निक यूज होगा? हमारा क्रोमेटोग्राफी के जरिए से हम इसको अलग करेंगे। सो ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ वी लुक द सेकेंड क्वेश्चन।
वो है आपका इन्वेंशन ऑफ एयरप्लेन या फिर एरोप्लेन, है ना। एट द बिगिनिंग ऑफ दिस सेंचुरी हु डिड इट, कह रहा है कि इस शताब्दी के लास्ट में जो एरोप्लेन की जो खोज है ना वो किसने किया था। ऑप्शन ए राइट ब्रदर्स ने किया था, बी जेम्स वॉट ने किया था, सी हैम्पी डेवी ने किया था, डी वॉन ब्राउन ने किया था। एज यू ऑल नो दैट कि आप जानते हैं कि किसने किया था, राइट ब्रदर्स ने भी किया था। और राइट ब्रदर्स से पहले भी हमारे भारतीय में भी कुछ लोगों ने क्या किया था, इसकी जो है खोज की थी, लेकिन वो सक्सेस अंग्रेजों की वजह से तो नहीं आ पाए। तो खैर वो एक क्या रह गया, एक मिस्टीरियस, एक रहस्यनुमा बन के रह गया। लेकिन उस हिसाब से आपको किसका, राइट ब्रदर्स को आपको टिक लगाना है। अब हम लोग देख लेते हैं पांचवें क्वेश्चन को। विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द टेलीस्कोप, कहता है कि इनमें से कौन सा, चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा जो साइंटिस्ट है जिसने टेलीस्कोप का क्या किया, डिस्कवर किया था। न्यूटन ने किया था, बी जेम्स वॉट, सी हैम्पी डेवी, जो डी है वो गैलीलियो। तो इसमें से आपका जो ऑप्शन रहेगा दोस्तों वो रहेगा गैलीलियो। याद ये करने वाली ये बात है कि गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज कब की थी, ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ये फिजिक्स से जुड़ी हुई चीजें हैं, ये आपको आना चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, वो क्वेश्चन नंबर 6 है। वो क्या कह रहा है जरा हम इसमें देखते हैं। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड करता है ना। जैसे कि अगर मैं मान लू तो जो हमारी जो घड़ी होती है ना, घड़ी का ये वाला जो पेंडुलम जो यहां से ऐसे यहां से क्या होता है आगे जो बढ़ता जाते रहता है ना, तो वो किस पे डिपेंड करता है, याद रखिएगा, पहले डिपेंड ऑन द मास। क्या पेंडुलम की जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का किस पे डिपेंड करता है, क्या वो मास पे डिपेंड करता है, क्या वो लेंथ पे डिपेंड करता है, सी डिपेंड्स ऑन टाइम, क्या समय पे डिपेंड करता है, डी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये किस चीज पे डिपेंड करता है। देखिए दोस्तों ये जो सिंपली जो डिपेंड करता है वो लेंथ में करेगा। वो लेंथ में कैसे करेगा जरा हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। मैं मान लो घड़ी का पेंडुलम यू लटक रहा है ना, वो जितना ज्यादा क्या होगा, ये लंबा होगा, उसको उतना ही करने में थोड़ा सा क्या लगेगा, वो डिपेंड करेगा पेंडुलम वो किसका, लेंथ पे, लेंथ पर ही पेंडुलम पे डिपेंड करेगा। छोटा रहेगा या बड़ा रहेगा, जितना बड़ा रहेगा वो उतने ही ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, याद रखेगा यहाँ पे। चलिए उसका ऑप्शन क्या है, बी रहेगा। अब हम लोग क्वेश्चन 7 को अगर हम देख लें तो व्हेन सर सीवी रमन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। हाँ दोस्तों ये बहुत अहम सवाल में से एक है, क्योंकि ये पहला भारतीय थे जो फिजिक्स की दुनिया में पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वालों में से एक थे। याद रखिए जो कब ये जो है, याद रखिएगा सीवी रमन, सीवी का जो फुल फॉर्म होता है वो डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटनाटम है ना, साउथ का नाम है इसीलिए याद रखना है डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटनामन इसका नाम रहता है, फिर वो रमन लास्ट में जोड़ दीजिएगा। क्या 1928, 1930, 1932 या फिर अरे मैंने 100 कैसे लिख दिया 150 मैंने, यह होगा 1950 होगा। तो याद रखिए इसको जो नोबेल पुरस्कार जो विजेता जो हासिल हुआ था वो कब 1930 में हुआ था। यह पहला भारत है जो कि फिजिक्स की दुनिया में इसे क्या मिली थी, नोबेल पुरस्कार मिली थी। और दूसरा आप बता सकते हैं कि और कौन सा, ये देखिए ये भी फिजिक्स से जुड़े हुए हैं, दूसरा फिजिक्स में कौन थे जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था, तो याद रखिएगा उसका नाम है सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम जो है वो भी कब मिला था, 1983 में मिला था सुब्रमण्यम को, याद रखिएगा ये के साउथ के थे। अब हम लोग देख लेते हैं 8वां प्रश्न क्या है, फोर्स प्रोडक्ट इज। चलिए इसको हम फटाफट मिला करके देखने में, यह देखिए 1983 वो सुब्रमण्यम को मिला था जो कि कहां के थे, वो भी साउथ के ही थे, याद रखिएगा। अब हम लोग यहां से जुड़ी हुई और सवाल को देख लेते हैं। यहां पे बोला है कि फोर्स प्रोडक्ट इज, कुल मिला के बोल रहा है कि जो फोर्स का जो प्रोडक्ट है या फिर फोर्स का फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है वो पूछा है। पहला ए में मास एंड वेलोसिटी ये होता है, प्रोडक्ट का मतलब फोर्स से किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ, यू समझ लीजिए। कुल मिला करके आपको फॉर्मूला पूछा जा रहा है, याद रखिएगा F बराबर ma होता है। F बराबर क्या होता है, ma होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। तो इसमें से मास एंड वेलोसिटी ये रहेगा, मास एंड एक्सेलरेशन, या फिर सी वेट एंड वेलोसिटी, या फिर वेट एंड एक्सेलरेशन। याद रखिएगा इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये रहेगा बी का प्रोडक्ट। या फिर आपको सिंपल प्रोडक्ट पूछा दिया था इसलिए मास और एक्सेलरेशन है,
मास और कौन है, एक्सेलरेशन है। एक बात अगर आपसे यहाँ पे पूछ देता कि फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है, या फिर हमें फोर्स को क्या करने के लिए, फाइंड करने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला का यूज किया जाता है, तो F इज इक्वल टू एम ए का ही बताना है। और साथ में अगर F M की जगह कई तरह के चीजें लिख सकता है। F को हम लोग मास इंटू वी माइनस यू अपॉन में टी, हमें ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो ए है ना, ए बराबर हम लोग कितना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टी। याद रखिएगा ये फॉर्मूला ए का होता है। अगर ए से आपका इस तरह का फॉर्मूला हो सकता है, F बराबर एम ए भी हो सकता है, F बराबर एम इंटू वी माइनस यू अपॉन में टी भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग ए का जो फॉर्मूला होता है या फिर एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो v माइनस यू अपॉन में टी होता है। इसीलिए ये फॉर्मूला दोनों बराबर होगा। ये आप लोग नोट करके आप जरूर लिख लें, कहीं आपसे ऐसा सवाल पूछा जा सकता है जहां पर आप लोग फोर्स का प्रोडक्ट पूछा जा सकता है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्यों नहीं पूछा जा सकता है। जहां तक मुझे कोशिश लगता है कि आपको ये नहीं बल्कि ये वाला कभी ना कभी आपसे पूछा जरूर जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आपको। चलिए, सो मैंने इसका कहा बी इज द राइट आंसर। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 9, कहते हैं गॉड पार्टिकल्स। गॉड पार्टिकल्स बहुत रिसेंटली साल में पूछा गया, ये याद रखिएगा। गॉड पार्टिकल्स का मतलब इनमें से किससे गॉड पार्टिकल्स कहा जाता है, न्यूट्रिनो को कहा जाता है, हिग्स बोसन को कहा जाता है, मेसन को, या फिर पॉजिट्रॉन को कहा जाता है। याद रखिएगा हिग्स बोसन को ही गॉड पार्टिकल कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लिख लीजिए। अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 10, विच इज द करेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड द एक्सेलरेशन। लो जी, पहले हमने बता दिया यहां पर कि हमें एक्सेलरेशंस को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा सही फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला ए इज इक्वल टू ए फॉर ए बोले तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन में टी, ये होगा बी। ए इज इक्वल टू वी प्लस वी टी। सी ए इज इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन में टी। डी जो रहेगा आपका ए इज इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन में 2। याद रखिएगा मैंने आपको बता दिया, देखिए पूछा भी गया है, देखिए मैंने यहाँ था भी नहीं, यहाँ पे देखो पूछा भी गया है। यहाँ जो हमने देखा तो सेम यहाँ पे फॉर्मूला पूछा गया है। याद रखिएगा हमें जो एक्सेलरेशन बराबर का अगर फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टी, ये एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला है। अब हम लोग इनसे जुड़ी हुई कुछ और सवाल को देख लेते हैं। ओके गाइस, अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। और हाँ, एक जुड़ी हुई से बात ये है कि अगर आपको ये वीडियोस आपको पसंद आती है तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल भी करें। और इनसे जुड़ी हुई चीजें मैं और भी मैं आपके सामने मैं लाता रहूंगा, क्योंकि ये साइंस को जो इस हिसाब का ये पहला है वीडियोस है, क्योंकि और भी मैं एक बेहतर तरीका से मैं आपके सामने में लेक्चर्स को मैं रिप्रेजेंट करने की मैं कोशिश करूंगा, जिससे कि आपके सिलेक्शंस पक्का हो सके। सो गैस, क्योंकि मैं इस टाइम में मैं दिल्ली में हूं, मैं यहाँ पिछले 5 साल से मैं टीचिंग का मैं काम करता हूं, और साथ में मैं स्पेशली मैं 11 और 12 को मैं आर्ट्स का टीचर हूं, और बाकी अंडर 10th का मैं पिछले 5 साल से अब तक मैं पढ़ा रहा हूं। इस टाइम जब मैं वीडियोस में बना रहा हूं, इस टाइम पे बोर्ड का पेपर भी चलने वाला है, इसलिए मैं रात को लगभग मुझे 3 से 4 बजे तक आप लोगों को मुझे इसके लिए मैं फ्री होता हूं, क्योंकि इससे पहले जो शाम और दिन का टाइम होता है मुझे बोर्ड के बच्चों को प्रिपेयर भी कराना होता है। सो गाइज, इस जो चैनल है इसे लाइक, शेयर और जरूर करें, क्योंकि इनसे हमें एक मोटिवेट मिलती है। एक में दिन का काम मुझे उस वाला रहता है, और रात के टाइम जो होता है मेरे लगभग मैं 3 बजे में रोज में सोता हूं, क्योंकि इस टाइम पे एडिटिंग करना होता है, सर वीडियोस का लेक्चर तैयारी करना होता है। आई एम सिंगल वन, मैं अकेला हूं, इसलिए गाइस इससे क्या होता है, एक एनर्जी मिलती है ना, जिसको वजह से मैं और बेहतर से बेहतर में लाने की मैं कोशिश करूंगा। चलिए हम लोग यहाँ से आगे बढ़ लेते हैं कि हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ रडार। रडार का इसमें से आविष्कारक कौन है, तो याद रखिएगा पहला है रॉबर्ट वॉटसन, फ्लेमिंग एंड बुशवाल एंड ऑस्टिन। इसका जो फुल फॉर्म है वो है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इसका फुल फॉर्म है। और इसका जो इस आविष्कार जो किया गया था 1935 में किया गया था। ये जो रॉबर्ट वॉटसन भाई साहब जो है ना, ये थे स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। ये स्पेशली जो रडार का जो इस्तेमाल जो किया गया था 1935 में, ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम में यूज किया गया था कि उस जहाजों को बचाने के लिए, दुश्मन की आक्रमण से बचाने के लिए उस रडार को उस वक्त अच्छा खासा इसका यूज किया गया था। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12,
क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। कह रहा है कि इनमें से जो दिया गया है इनमें से वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है जरा यूं समझ लीजिए, वेक्टर में है ना, वेक्टर में अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं, वेक्टर क्वांटिटी के लिए दो चीजों को होना बहुत जरूरी है। वन इज द डायरेक्शन एंड अदर इज द मैग्नीट्यूड का होना जरूरी है। अगर इन सब दोनों में से अगर एक गायब हो, स्पेशली कौन, डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन अगर गायब हो तो वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहलाएगा, वो आपको वो स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा। मैग्नीट्यूड दोनों में चाहिए, एक होता है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा होता है मैग्नीट्यूड, सॉरी ये वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की ही जरूरत है। जहां पर डायरेक्शन ना हो उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। तो हमें ये देखना है जिसके डिस्प्लेसमेंट, ए में डिस्प्लेसमेंट, बी वेलोसिटी, सी फोर्स एंड डी इज द वॉल्यूम। तो इनमें से यह नहीं पूछा गया, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है तो कौन नहीं है, वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम इज द राइट आंसर। क्योंकि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है कि अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अगर किसी वस्तु द्वारा अगर छोटी सबसे शॉर्ट अगर रास्ता अगर तय की गई है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर किया गया है किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, तो हम लोग उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। सो हमें अगर मैं मान लेता हूं कि एक आदमी है पॉइंट ए पे है, उसे पॉइंट बी पर पहुंचना है, राइट, आ रही है बात समझ में। तो वो आदमी क्या करेगा, एक डायरेक्शन की तरफ चलेगा। वो डायरेक्शन आपका हो सकता है नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। और साथ में वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल तो करेगा ना। मैं मान लेता हूं कि वो 100 मीटर ट्रेवल करता है। जो 100 मीटर होता है उसी को हम लोग मैग्नीट्यूड के नाम से जानते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। जिस डायरेक्शन में जाता हो, नॉर्थ हो, ईस्ट, वेस्ट हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन बोलते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट यही होता है, कोई इधर इधर से ट्रैवल करेगी। और अगर मैं बात करूं वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए भी कुछ ना कुछ डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। और वेलोसिटी का मतलब रफ्तार, कुछ डिस्टेंस को कवर तो करना ही पड़ेगा। जो भी डिस्टेंस कवर करेगा, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो आपका क्या है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स भी लगा रहेगा। जैसे कि अगर मैं जोर से अगर मैं बॉल में अगर मैं मारने की कोशिश करूं तो मैं इस डायरेक्शन कुछ ना होगा और मुझे कुछ ना कुछ क्या करना, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा मेरे को क्या करने के लिए, इसे मारने के लिए। जब मैं मारने के लिए जब मैं किसी फोर्स का इस्तेमाल करूंगा तो कुछ ना कुछ न्यूटन होगा, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, 100 न्यूटन फोर्स में अप्लाई करना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। तो अगर बोर्ड को मारना होगा तो मैं तो इधर से तो मैं नहीं मारूंगा ना, तो उधर लग जाएगा, है ना। तो हमें इधर मारना पड़ेगा, जिस डायरेक्शन में हमें फोर्स अप्लाई यहाँ पे करना पड़ेगा। जितना भी न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे उसके लिए आपका डायरेक्शन का जाना बहुत जरूरी है, उस डायरेक्शन को आपको मारना पड़ेगा। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एज वेल एज फोर्स जो वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे नोट लगाए, इसीलिए वॉल्यूम होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट 13. For which word is the letter G used in the 2G spectrum? कहता है 2G स्पेक्ट्रम के लिए जो यूज करता है, G किस लिए यूज करता है, क्या ग्लोबल के लिए, बी गवर्नमेंट के लिए, सी जनरेशन, डी इज द गूगल। किसके लिए यूज किया जाता है? हाँ बाबा, जो आप सोच रहे हैं वही है, 2G, 3G, 4G, 5G। अभी तो 5G का भी जमाना आ गया है ना। जब आपके पोता पोती या फिर नाती नवासी लोग आ जाएंगे तब वो 6, 7, 8 जी पता नहीं कौन सा जी चलने लगेगा। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे हैं पहले हमारे तो आ जाए, उसके बाद हमारे पोते पोती आ जाएंगे। कोई बात नहीं, 3-4 साल में आपके भी आ जाएंगे, है ना। सो ये जो जी जो इस्तेमाल जो किया जाता है वो जनरेशन के लिए किया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं 14th को। विच फिजिकल क्वांटिटी इज ऑब्टेन फ्रॉम द रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी मैटर। कहता है कि मोमेंटम और वेलोसिटी के जब हम रेशियो लेंगे, जो हमें कौन सी क्वांटिटी हमें प्राप्त होगी। पहले भैया हम लिखते हैं मोमेंटम बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी, ए और वी, है ना। मोमेंटम है ना, एमवी जो है हमने वो मोमेंटम को लिखा है, याद रखिएगा। एमवी जो है ना हमने मोमेंटम को रखा है, मोमेंटम आरी बात समझ में। और वी फॉर वेलोसिटी, V फॉर वेलोसिटी। जब हम लोग इस V से इस V को काट देंगे, हमें सिंपली क्या बचेगा, M बचेगा। जो M हमें जो बचा है, अब हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। A वेलोसिटी है ना, V तो नहीं M है। एक्सेलरेशन, B बोले तो मास,
सॉरी बी जो सी है आपका एम है, एम बोले तो मास। सो इसमें जो हम लोग मोमेंटम और वेलोसिटी की जब हम रेशियो लेंगे, जो कैंसिल करने के बाद हमें एम आएगा, एम बोले तो मास। क्या हमें एफ आ रहा है? नहीं, हमें एम आ रहा है, तो इसीलिए मास क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। जब हम लोग मोमेंटम और वेलोसिटी की जब हम रेशियो लेंगे, जब हम काटेंगे तो हमें एम मिलेगा, एम मिले तो बोले तो मास मिलेगा, इसीलिए कौन सा सी इज द राइट आंसर। अब चलते अब हमारे क्या आखिरी सवाल को अब हम लोग देख लेते हैं। आखिरी सवाल में वो है कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज क्या होता है जरा उसको समझते हैं। पहला, आर चार्ज पार्टिकल्स क्या कॉस्मिक रेज है? क्या वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं? बी, आर अनचार्ज पार्टिकल्स। सी, कैन बी बोथ, वो चार्ज और अनचार्ज पार्टिकल्स होता है क्या कॉस्मिक रेज? डी होता है नन ऑफ द अबव, इन तीनों में से एक भी नहीं। याद रखिए जो कॉस्मिक रेज होते हैं वो हाईली बहुत ही ज्यादा चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। जैसे हमारे पृथ्वी में सूरज की रोशनी क्या होती है? अर्थ में ट्रेवल करती है, अर्थ में होती है। उसी हिसाब से स्पेस में जो रेस जो होता है उस रेस को हम लोग बोलते हैं कॉस्मिक रेस। जैसे सूरज की रोशनी पृथ्वी की सतह में अर्थ के सरफेस में जिस हिसाब से ट्रैवल करती है, जिस स्पीड के साथ, उसी हिसाब से स्पेस में कॉस्मिक रेस उसी हिसाब से ट्रैवल करते हैं जिस हिसाब से सूरज की रोशनी या फिर लाइट अर्थ पे करती है। आ रही बात समझ में? चलिए जी, ये हमारा फिफ्थ लास्ट क्वेश्चन था। सो गाइज मैंने यहां से बेहतर ढंग से मैंने समझाने की मैंने कोशिश की है। सो गाइज अब हम लोग अगले वीडियो में अब हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।